नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर उत्तराखंड हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए सचिवालय में खाली पदों को जल्द भरने के निर्देश। 30,000 पदों पर होगी भर्ती। रोजगार मेलों का भी होगा आयोजन। मुख्यमंत्री धामी की सुरक्षा में चूक पर गिरी गाज। नेहरू कॉलोनी एसएचओ को एसएसपी ने किया निलंबित। इगास कार्यक्रम में शामिल होने दून विश्वविद्यालय पहुंचे थे सीएम धामी। 7 नवंबर को माड़ा से कांग्रेस करेगी भारत जोड़ो यात्रा का आगाज। शुभारंभ से पहले बद्रीनाथ में होगी पूजा अर्चना। तैयारियां मुकम्मल होने के लिए बैठकों का दौर जारी। पीजीआई की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे। स्कूली शिक्षा में उत्तराखंड राज्य एक बार फिर लुढ़क कर आया 35वें पायदान पर। लगातार चौथे साल दर्ज हुई गिरावट। और अंकिता मर्डर केस के 2 आरोपी अंकित और सौरभ को पौड़ी जेल से किया शिफ्ट। सौरभ को सरकारी गवाह बनाने की तैयारी। मामले में ठोस सबूतों के चलते उठाया कदम। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें अब विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सभी विभागों में खाली पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश में फिलहाल 30,000 पद सरकारी विभागों में खाली हैं, जिन्हें भरने की प्रक्रिया चल रही है। जिन विभागों में अभी अधियाचन नहीं भेजे गए हैं, उन्हें अधियाचन भेजने के निर्देश बैठक में दिए गए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकारी नौकरियों के अलावा जो भी युवा स्किल डेवलपमेंट से संबंधित कोर्स कर रखे हैं, उनके लिए रोजगार भर्ती मेले का आयोजन किया जाएगा। आज हमने सभी विभागों को बुलाया था। सभी विभागों के जो विभाग अध्यक्ष थे, सचिव थे, पुराना एक डाटा है, लगभग 30,000 भर्तियां अभी होनी है। ऐसी 30,000 रिक्तियां अभी निकली हैं तत्कालिक रूप से। उन सभी पर हमने तत्काल भर्ती करने का निर्णय लिया है कि जल्दी से उसमें भर्ती प्रक्रिया में उनके अध्याचन निकाले जाएं। जो लोक सेवा आयोग को दिए जा सकते हैं, लोक सेवा आयोग को देंगे और उनसे जल्दी भर्ती प्रक्रिया करवाएंगे और 1 हफ्ते के अंदर सारे विभाग अपने अपने जो है सारे काम पूरे कर लेंगे। और अब बात करेंगे उत्तराखंड के हाई प्रोफाइल मामले अंकिता हत्याकांड केस की, जिसमें कार्रवाई जारी है। अंकिता मर्डर केस के 2 आरोपियों को पौड़ी जिला कारागार से शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि आरोपी पुलकितारिया अभी भी पौड़ी जेल में ही है। कड़ी सुरक्षा के बीच अंकित को देहरादून तो सौरभ को टिहरी जेल शिफ्ट किया गया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया है। आपको बता दें कि तीनों आरोपी 23 सितंबर से पौड़ी जिला कारागार में बंद थे। इस मामले पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मेरुगेशन का कहना है कि तीनों ने मिलकर अपराध किया। तीनों को अब अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया गया है। तो लगातार अंकिता मर्डर केस में अपडेट मिल रहे हैं और अब ये अपडेट मिला है कि आरोपियों को अलग अलग जेल में शिफ्ट किया गया है। एसआईटी अपना पूरा काम पारदर्शिता से जो हमारे सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन के लिए प्रोसीजर्स अडॉप्ट करना पड़ता है इन्वेस्टिगेशन का, वो कम्प्लीटली पूरा कर रही है। और हाल में अभी हाई कोर्ट ने भी एक पिटीशन लगी थी, तो उस पर भी अपना जवाब भी दिया है उन्होंने। हाई कोर्ट ने अपने एफिडेविट हमारे मांगे हुए हैं, 11 को डेट लगी हुई है। इस पे देखिए, इस पे राजनीतिक कारणों से काफ़ी हाईलाइट हो रहा है। अदरवाइज जो एसआईटी है वो अपना काम बिल्कुल ठीक तरीके से एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन जैसा होना है वो पूरा कर रहे हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल जुड़ चुके हैं। मनीष, लगातार अंकिता मर्डर केस में रोज ही अचानक कोई ना कोई अपडेट देखने और सुनने को मिल रही है। अब ये अपडेट आई है कि आरोपियों को, जो जेल है आरोपियों की, उसको शिफ्ट कर दिया गया है आरोपियों को। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो तीनों आरोपी थे वो पौड़ी जेल में बंद थे, तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से ये केस जो है वो हाई प्रोफाइल हुआ है और हाई कोर्ट में भी इसको लेकर सुनवाई चल रही है, जो पीआईएल वहां पर पड़ी हुई है और उसका जवाब भी कहीं ना कहीं एसआईटी ने जो जांच की है, एसआईटी ने हाई कोर्ट में भी अपना पक्ष इस पूरे मामले को लेकर रखा है। लेकिन बड़ा अपडेट इसमें यही है कि जो तीनों आरोपी पौड़ी जेल में थे उनको अब अलग अलग जेलों में यहां पर शिफ्ट किया गया। यानी कि जो मुख्य आरोपी पुलकित हैं वो पौड़ी जेल में ही है,
जबकि जो 2 अन्य आरोपी हैं उन्हें उनमें से एक को जो है देहरादून सुद्धोवाला जेल और एक को टिहरी जो कारावास है वहां पर शिफ्ट किया गया है। तो सीधे तौर से कह सकते हैं कि अब तीनों जो आरोपी हैं उनको अलग अलग जगह रखा गया है और उसके पीछे जो मंशा है वो ये बताई जा रही है कि जिस तरीके से अब एसआईटी जो है या पूरे मामले में पूछताछ कर रही थी और हो सकता है कि कुछ और पूछताछ इनसे की जाए, तो इसको लेकर इन तीनों को अलग अलग रखा गया है ताकि एक तरह के बयान अब इनके न हो। और बताया यह भी जा रहा है कि तीनों में से जो एक आरोपी हैं जो गौरव को बताया जा रहा है या सौरभ को बताया जा रहा है उनको कहीं ना कहीं जो है वो सरकारी गवाह बनाने की भी बात चल रही है। तो जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इनमें से एक आरोपी को जो है वो सरकारी गवाह बनाया जा सकता है जो अपने बयान यहां पर देगा। लेकिन अब देखना ही होगा कि आखिरकार जो पूरा मामला है उसमें किस तरीके से जो ये चीजें निकलकर सामने आई हैं और जो अलग अलग जेलों में रखने को तीनों आरोपियों पर जो फैसला यहां पर लिया गया है उसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। और जब अलग अलग पूछताछ उनसे अब एसआईटी अगर करना चाहे तो तब करेगी, क्योंकि बयान बदले ना जाए और जो बयानों में भी अगर फर्क पड़ता है कि क्या कुछ वारदात के समय हुआ था, अगर एसआईटी अगर यदि किसी एक को सरकारी गवाह यहां पर बनाती है तो उस चीज से भी कहीं ना कहीं जो एसआईटी की राह है वो और आसान हो जाएगी। जी मनीष, ऐसा नहीं है, एसआईटी ने बयान पहले भी आरोपियों के लिए होंगे, तो एसआईटी ने क्या पाया उन बयानों में? क्या उनके बयान अलग अलग थे या कोई स्पेसिफिक वजह? दर्शकों को बताइए प्लीज। देखिए, जो पुलिस का कहना है वो ये कहना है कि तीनों आरोपी जब एक ही जेल में रहेंगे और एक अगर उनका मिलना जुलना रहेगा तो कहीं ना कहीं सीधे तौर से जो अपराध जिन्होंने किया है उसके प्रति और भी गंभीर उनको लेकर यहां पर वो होंगे नहीं और आगे अपराधों की पुनरावृत्ति को लेकर कोई साजिश कर सकते हैं। इस तरीके की भी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर से ये कहा जा रहा है कि इनको अलग अलग रखाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि सरकारी गवाह अगर यदि कोई बनता है तो एक बड़ा क्लू इस चीज को लेकर मिल जाएगा, क्योंकि जब कोर्ट में सबूत पेश करने की बातें आएंगी तो यदि अगर कोई सरकारी गवाह बनता है तो एक बड़ा क्लू यहां पर मिल जाएगा। तो यह भी एक महत्वपूर्ण वजह है कि अगर तीनों को एक साथ रखा जाए, एक जेल में रखा जाए, तो कहीं ना कहीं जो एसआईटी है उसको भी यह अड़चन आ रही होगी कि इनमें से कोई सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार न रहा हो, या हो सकता है अगर तीनों आरोपी अलग अलग रहें तो उनके जो मन की विचार हैं या उन्हें लगेगा कि उन्होंने जो क्राइम है वो वास्तव में उनसे हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से क्राइम करने के बाद जब उनको गिरफ्तारी की जा रही थी पुलिस के द्वारा तो वो आक्रोशित भीड़ के साथ भी यहां पर भीड़ पड़े थे। तो चेहरे के हावभाव से उस समय तक ये नहीं लग रहा था कि इन्होंने इतना बड़ा क्राइम कर लिया हो, लेकिन उसके पीछे यही बात मानी जा रही है कि जब तीनों को अलग अलग रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं उनके मन में जो ये चीजें आएंगी कि जो अपराध उन्होंने किया है वास्तव में उनसे गलती हुई और अगर कोई सरकारी गवाह बनता है तो ये भी बड़ी बात है। जी मनीष, खबरें ये भी थी कि एसआईटी नवंबर फर्स्ट वीक में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर देगी और एक हफ्ता नवंबर का शुरुआती वीक हम बात करें तो बीती रहा है। क्या कुछ अपडेट है, कब तक आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो सकती है? देखिए, इसको लेकर ना तो एसआईटी और ना ही पुलिस विभाग स्पष्ट कर पा रहा है कि आखिरकार कब तक ये चीजें जो है वो फाइनल रिपोर्ट यहाँ पर एसआईटी अपनी रखेगी। लेकिन बातें जो निकलकर सामने आई हैं वो यही आ रही हैं कि जल्द ही एसआईटी जो फाइनल रिपोर्ट है वो अपनी दे सकती है। लेकिन जिस तरीके से अगर एसआईटी की चार्जशीट की बात करें, लेकिन अब जिस तरीके से मामला कोर्ट में भी पहुंचा है तो कोर्ट में भी जो है वो एसआईटी अपना पक्ष रख रही है। तो अब कहीं ना कहीं चीजें जो है वो एसआईटी के लिए भी अब कहीं ना कहीं और तह तक जाने की जो कोशिश थी एसआईटी की, उन तक यहां पर जाने की कोशिश की होगी और जो फाइनल रिपोर्ट बनेगी, जो आधार बनेगी इस केस को लेकर, हो सकता है इसलिए इसमें समय लिया जा रहा हो ताकि जो यहां पर सबूत एसआईटी इकट्ठा यहां पर एसआईटी ने किए हैं या कुछ और क्लू यहां पर मजबूती के साथ यहां पर कोर्ट में रखने जब एसआईटी जाएगी तो जो फाइनल रिपोर्ट यहां पर बनेगी, जो चार्जशीट के रूप में यहां पर रखी जाएगी, तो उसको और यहां पर जो पूरा केस है उसको स्टडी किया जा रहा है और पूरी मजबूती के साथ उसको रखा जाएगा। इसीलिए लगता है शायद इस केस में कहीं ना कहीं देर हो रही है फाइनल चार्जशीट होने में। जी मनीष, आपका तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में बढ़ेंगे आगे। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी और 4 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दूसरे दिन केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, संघ पूर्व सह कार्यवाहक भैया जी जोशी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम का
मकसद आकाश तत्वों के बारे में नई पीढ़ी को सही जानकारी देना रहा। देश भर में 5 जगहों पर पंच तत्व जैसे आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि पर देश भर में संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुरातत्व विज्ञान को पुरातन न कहकर सनातन विज्ञान की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि पुरातन अर्थात जो पुराना हो गया है, नूतन अर्थात जो नवीन है और सनातन अर्थात जो पहले भी था, अभी है और आगे भी रहेगा। जो आपने पुरातन विज्ञान, यहाँ पर पुरातन विज्ञान न कहकर इसको भी मैं सनातन विज्ञान कहना चाहूंगा, क्योंकि पुरातन वो है जो पुराना हो गया, नूतन वो है जो नया है, सनातन वो है जो पहले भी था, अब भी है और आगे तक रहेगा। 7 नवंबर से उत्तराखंड में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने जा रही है। कांग्रेस की ये यात्रा अंतिम गांव माणा से शुरू होगी। यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव इन दिनों उत्तराखंड दौरे पर हैं। देहरादून में कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ यात्रा के सफल संचालन को लेकर बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने बताया कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अंतिम गांव माणा से 7 नवंबर से शुरू होगी और 14 नवंबर से 19 नवंबर के बीच कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उत्तराखंड के सभी जिलों में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश की पवित्र नदियों का जल और धार्मिक स्थलों की मिट्टी लेकर राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में भी कांग्रेसी शामिल होंगे। विशेष रूप से हमारे जो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष हैं और जितने भी सीनियर हमारे कांग्रेस के नेतागण हैं, उनको आज यहाँ आमंत्रित किया गया है। हम सबको मालूम है कि भारत जोड़ो यात्रा भारतवर्ष में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से शुरू होकर और कश्मीर तक जा रही है। लगभग 1400 किलोमीटर और 5 राज्य अभी तक कवर हो चुके हैं और एकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ, एकता भाईचारा के लिए ये यात्रा विशेष रूप से आप देख रहे हैं कि एक बहुत अच्छा मैसेज पूरे देश भर में इसका जा रहा है। पहली बैठक जो 12 से शुरू है, जो 2 बजे तक संभवतः चलेगी, इसमें सारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं और फ्रंटल प्रकोष्ठ के जो हमारे अध्यक्ष हैं और अनुवांशिक संगठनों के अध्यक्ष, ये लोग इस मीटिंग में रहेंगे। उन लोगों से महत्वपूर्ण सुझाव, क्योंकि ज़मीन पे तो उन्हीं के मदद से काम होना है और उन्हीं के सुझाव भी चाहिए और सबके अपने लोकल इश्यूज़ भी हैं। उत्तराखंड में गिरते स्कूली शिक्षा के स्तर को लेकर हम न जाने कितनी रिपोर्ट्स आपको दिखाते आए हैं, समझाते आए हैं। बावजूद इसके सरकारी स्तर पर शिक्षा के स्तर में सुधार के दावे भी खूब हुए, लेकिन आज जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसके बाद स्कूली शिक्षा के गिरते स्तर को लेकर रत्ती भर की गुंजाइश नहीं रहेगी। हाँ, इतना जरूर है कि सरकार के शिक्षा में सुधार के दावों को झटका जरूर लगा है। हाल ही में पीजीआई यानी कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि 37 राज्यों में उत्तराखंड 35वें पायदान पर आ गिरा है, जो एक चिंता का विषय है। पहाड़ी राज्य होने के लिहाज से प्रदेश के दुर्गम इलाकों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा के गिरते स्तर को लेकर तमाम सवाल उठते आए हैं, मगर सरकार की तरफ से लगातार स्कूली शिक्षा के स्तर में सुधार को लेकर जो तमाम दावे अब तक किए जा रहे थे, उन दावों की कलाई पीजीआई यानी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की रिपोर्ट ने खोल दी है। कहने को नई शिक्षा नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश के पहले राज्य में शुमार है, मगर यहाँ स्कूली शिक्षा के गिरते स्तर ने प्रदेश की छवि को एक बार फिर से धूमिल किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की तरफ से जारी की गई पीजीआई 2020-21 की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। इस इंडेक्स में देश भर में उत्तराखंड को 35वां स्थान मिला है। उत्तराखंड राज्य को 1000 में से 719 अंक मिले हैं, जबकि केरल, महाराष्ट्र और पंजाब 1000 अंकों के स्कोर में 928 अंक पाकर पहले, 927 अंकों के साथ चंडीगढ़ दूसरे और 903 अंकों के साथ गुजरात तीसरे नंबर पर है। पीजीआई की पिछले 4 सालों की रिपोर्ट का आंकलन किया जाए तो उत्तराखंड राज्य का प्रदर्शन कुछ इस तरह रहा। साल 2017-18 में राज्य को 700 अंक मिले। साल 2018-19 की बात करें तो 1000 में से 712 अंक राज्य को मिले। साल 2019-20 की रिपोर्ट देखी जाए तो उत्तराखंड राज्य को 752 अंक मिले और साल 2020-21 की बात की जाए तो 1000 में से उत्तराखंड राज्य को 719 अंक मिले हैं। ये आंकड़े इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी हैं कि स्कूली शिक्षा में उत्तराखंड राज्य का स्तर पिछले 4 सालों में लगातार बढ़ने की बजाय घटा ही है। पीजीआई की रिपोर्ट में घटते स्कूली शिक्षा के स्तर पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इंटरनेट के मत्थे ठीकरा फोड़ते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया।
धन सिंह रावत ने कहा कि पहाड़ी इलाकों में इंटरनेट की अनुपलब्धता के चलते पोर्टल अपडेट नहीं हो पाया। उनके मुताबिक स्कूली शिक्षा की सभी व्यवस्थाएं प्रदेश में चाक चौबंद है। धन सिंह रावत के इस बयान से इत्तेफाक रखा जाए तो उन्हें इस बात के भी प्रमाण देने चाहिए कि आखिर क्या कुछ व्यवस्था सरकार ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए की है, और अगर की है तो फिर लगातार उत्तराखंड राज्य का प्रदर्शन उम्दा होने के साथ क्यों गिरता जा रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में कराने पर उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने निशाना साधा है। कापड़ी का कहना है कि देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व पटल पर अग्रणी भूमिका में है। ऐसे में अगर हिंदी में मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई की जाएगी तो कैसे विश्व पटल पर आने का सपना पूरा होगा। एक तरफ बीजेपी स्कूली शिक्षा को कॉन्वेंट की तर्ज पर विकसित करने की बात करती है, दूसरी तरफ सारी पढ़ाई के बाद मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में कराने से छात्र छात्राओं के सामने कई तरह की परेशानी भी खड़ी हो सकती है। हिंदी भाषा सब लोग जाने, लेकिन बात जहां स्वास्थ्य की है, वो जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आज हिंदुस्तान स्वास्थ्य के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में सम्मिलित है और लगातार हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ रही हैं। लेकिन क्या ये सोचने वाला विषय नहीं है कि जहाँ स्वास्थ्य की सारी किताबें अंग्रेजी में जो है लिखी जा रही हैं, अगर दुनिया की दौड़ में शामिल होना है तो हमें अंग्रेजी को भी पकड़ना पड़ेगा। देहरादून एसएसपी की बड़ी कार्रवाई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से आ रही है, जहां पर एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। नेहरू कॉलोनी थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर यह एक्शन लिया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक का ये पूरा मामला है जिस पर एक्शन लिया गया है। और इगास पर्व पर दून विश्वविद्यालय में कार्यक्रम होना था और आगमन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही सामने आई है। सीएम धामी की फ्लीट को भटकाने पर यह कार्रवाई हुई है। स्थानीय थाना पुलिस करती है काफिले को एस्कॉर्ट, लेकिन थाना पुलिस ने काफिलों को गुमराह किया है और निरीक्षक मुकेश त्यागी प्रभारी निरीक्षक को निलंबित किया गया है। ये बड़ा एक्शन लिया गया है सीएम धामी की चूक मामले में। स्मार्ट सिटी के कामों में तेजी लाने के लिए कई ठोस कदम इसलिए उठाए गए ताकि वक्त पर प्रोजेक्ट के काम पूरे हो सके। इस बीच मेयर सुनील उनियाल गामा ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री धामी को एक चिट्ठी लिखकर वित्तीय जांच की मांग की। लेकिन सवाल इतना सा नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि आखिर 3 साल चुप बैठे रहे मेयर साहब को अचानक भ्रष्टाचार की याद कैसे आ गई। सवाल ये भी है कि आखिर इतने वक्त तक मेयर साहब चुप क्यों रहे। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर पिछले कई सालों से काम चल रहा है और लोग इसी के इंतजार में हैं कि कब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के काम पूरे हों और कब उन्हें परेशानियों से छुटकारा मिले। असल में स्मार्ट सिटी परियोजना में भ्रष्टाचार को लेकर नगर के मेयर सुनील उनियाल गामा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बाकायदा चिट्ठी लिखकर वित्तीय जांच की मांग की है। मेयर साहब का ये कदम अच्छा है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है। सवाल ये है कि आखिर मेयर साहब सुनील उनियाल गामा अब तक कहां सो रहे थे। उन्होंने इससे पहले ये सवाल क्यों नहीं उठाए। ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में शुरू हुआ था, तो मेयर सुनील उनियाल गामा को पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में ही क्यों भ्रष्टाचार की याद आई। चलिए थोड़ा पीछे चलकर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताते हैं। देहरादून के कुछ हिस्से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आते हैं, जिन पर साल 2019 में काम शुरू हुआ। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में तकरीबन 1500 करोड़ रुपए खर्च भी हो चुके हैं, लेकिन काम है कि पूरे होने का नाम ही नहीं ले रहे। स्मार्ट सिटी से जुड़े कामों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी समीक्षा कर चुके हैं और अधिकारियों को वक्त पर काम पूरा करने के निर्देश दे चुके हैं। आलम ये हो चला है कि शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कामों से अब लोगों को उलझन होने लगी है। जगह जगह उधड़े पड़े काम लोगों के लिए आए दिन परेशानी का सबब बने हुए हैं, तो सड़कों की हालत बस से बदतर हो चुकी है। ये मालूम ही नहीं चलता कि सड़कों में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर हमारी टीम से बातचीत में मेयर सुनील उनियाल गामा ने क्या कहा, आप भी सुन लीजिए।
राजधानी देहरादून में समय समय पर स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस बार सवाल देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने उठाए हैं, तो काफ़ी बड़ा ये मामला हो जाता है। उनसे बातचीत करते हैं और मुख्यमंत्री को भी उन्होंने पत्र लिखा। क्या कुछ ये पूरा मामला सर? सबसे बड़ी बात यह है कि आपने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को और सारे जो कार्य हैं उनकी जाँच करने की मांग की है। किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, काम जो है स्मार्ट सिटी के जो काम प्रारंभ हुए थे उसकी समय सीमा तय हुई थी, लेकिन समय सीमा कई बार निकलने के बावजूद भी हम लगातार जो है, चाहे विधायक खजानदास जी हो, चाहे मैं हूँ, लगातार, चाहे हमारा पलटन बाजार का मामला हो, चाहे हमारे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे शिविर की हो, चाहे हमारा राजपुर रोड हो, हमारा परेड ग्राउंड हो, जहाँ जहाँ शिविर की लाइनें डाली हैं, अधिकतर जगह जो है इन्होंने ये सुभाष रोड पे जो है, जो हमारा गुरु नानक निवास है, वहाँ पर उन्होंने शिविर का चैम्बर भी बना दिया, उसी के बीच से पानी की लाइन डाल दी। तो ये कई चीज़ों में जो है लगातार जो है स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को कहा गया है और पलटन बाज़ार के व्यापारियों ने बहुत सहयोग किया है, उसके बावजूद भी काम समय पे पूरा नहीं हो पा रहा है। तो लगातार जो है व्यापारी भी, देहरादून की जनता भी, वो भी हमारे से सवाल करती है। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि जो स्मार्ट सिटी के काम जो शुरू से लेकर अब तक के जो है, इनके कामों की जो समय सीमा थी उसकी भी जांच की जाए और जो काम जो इन्होंने गुणवत्ता के साथ जो काम करना चाहिए था वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि पलटन बाज़ार में अधिकतर जो है व्यापारी की शिकायत है। वहाँ जो इन्होंने नाली बनाई है उससे जो है कई दुकानदारों के जो बरसात में पानी भी भरा है। तो ऐसी इन चीज़ों को लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डाला है। मैंने कहा है कि इसमें जो है गुणवत्ता के साथ जो समय है, इन सब चीज़ों की एक दफ़े जाँच हो जाए, ताकि जो है अभी पिछले दिनों हमने एक ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के जो ठेकेदार हैं उनकी कार्यप्रणाली पे कोई सुधार नहीं हुआ। इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि इसमें जो है आप हस्तक्षेप करेंगे तो निश्चित रूप से सुधार भी होगा और समय पे जो है नगर निगम के काम, स्मार्ट सिटी के काम गुणवत्ता के साथ ये पूरे होंगे। यकीनन मेयर साहब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री धामी को पत्र लिखे जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन रह रहकर सवाल यही उठता है कि भ्रष्टाचार के जो आरोप मेयर साहब इस वक्त लगा रहे हैं, उन आरोपों की याद उन्हें पहले क्यों नहीं आई। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। हल्द्वानी में ज्वेलर्स राजीव वर्मा पर हुई फायरिंग के मामले में नैनीताल पुलिस का कड़ा एक्शन देखने को मिला। एसएसपी पंकज भट्ट ने फायरिंग कर फरार दोनों आरोपी मनोज अधिकारी और रमन कपूर पर 20-20 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। एसएसपी ने बताया कि फायरिंग करने वाली गैंग को ट्रेस कर 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। फरार दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी टीमें लगाई गई। साथ ही पुलिसकर्मी की पत्नी ममता बिष्ट की हत्या के मामले में भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कई अहम सुराग मिले हैं। जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। इसमें जो 2 आरोपी अभी भी फरार हैं उनका नाम रमन कपूर और मनोज अधिकारी है। दोनों के ऊपर 20-20 हज़ार रुपये के रिवार्ड की घोषणा की गई है और हमारी टीमें इस पर काम कर रही हैं और इसमें जल्दी ही गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें जो पूरा गैंग है वो एक तरीके से ट्रेस आउट हो गया है और इसमें अब इन दोनों की गिरफ्तारी शेष बची है। लालकुआं में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन रामबाबू मिश्रा ने हाईवे बनाने में खानापूर्ति का आरोप लगाया है। रामबाबू मिश्रा ने कहा कि मौजूदा वक्त में रुद्रपुर से लेकर लालकुआं और लालकुआं से लेकर हल्द्वानी तक नेशनल हाईवे 109 की हालत खस्ता हो चली है, मगर सरकार इसे पूर्ण रूप से बनाने की बजाय सिर्फ डामर डालकर खानापूर्ति कर रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ आवागमन करने में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार हादसे भी हो चुके हैं। सरकार घोषणाएं तो कर रही है, इतनी सड़कें रोड बन रही है, लेकिन हमको पता जहाँ तक है लालकुआं के जो लालकुआं से हल्द्वानी वाला हाईवे रोड है ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। इसका कोई टेंडर नहीं ले रहा क्योंकि ठेकेदार को समय से पेमेंट नहीं हो पा रहा, सरकार का पैसा नहीं है। स्वयं तो गलती करते पेंट नहीं कर पाए, जगह खाली नहीं कर पाए और उसके बाद ठेकेदार की सिक्योरिटी जब्त कर दी और तो कोई भी ठेकेदार इस रोड को काम लेने को नया तैयार नहीं हो रहा है। गुजरात और हिमाचल में चुनाव को लेकर बीजेपी पुरजोर तरीके से चुनावी मैदान में डटी हुई नजर आ रही है। हिमाचल चुनाव में तो सीएम धामी भी प्रचारक के तौर पर चुनावी प्रचार कर बीजेपी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी अभी से जीत का दावा भी कर रही है। रुद्रपुर से वरिष्ठ
भाजपा युवा नेता और पूर्व जिला महामंत्री रह चुके भारत भूषण चुग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा की ही जीत होगी। बता दूं, दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। गुजरात में पिछले 26 वर्षों से हमारी सरकार है और अब हिमाचल में भी मिथक टूटेगा। जैसे वहां एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा आती थी, इस बार इतने काम वहां पर पार्टी ने करा दिए हैं। हमारे जयराम ठाकुर जी जो मुख्यमंत्री हैं, पहले प्रेम कुमार धूमल जी रहे और वहां से हमारे केंद्रीय मंत्री भी हैं, वहां से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब भी उसी क्षेत्र से आते हैं। तो मिथक टूटेगा और हिमाचल में भी उत्तराखंड और यूपी की तरह दोबारा हमारी सरकार बनेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए सचिवालय में खाली पदों को जल्द भरने के निर्देश। 30,000 पदों पर होगी भर्ती। रोजगार मेलों का भी होगा आयोजन। मुख्यमंत्री धामी की सुरक्षा में चूक पर गिरी गाज। नेहरू कॉलोनी एसएचओ को एसएसपी ने किया निलंबित। इगास कार्यक्रम में शामिल होने दून विश्वविद्यालय पहुंचे थे सीएम धामी। 7 नवंबर को माड़ा से कांग्रेस करेगी भारत जोड़ो यात्रा का आगाज। शुभारंभ से पहले बद्रीनाथ में होगी पूजा अर्चना। तैयारियां मुकम्मल होने के लिए बैठकों का दौर जारी। पीजीआई की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे। स्कूली शिक्षा में उत्तराखंड राज्य एक बार फिर लुढ़क कर आया 35वें पायदान पर। लगातार चौथे साल दर्ज हुई गिरावट। और अंकिता मर्डर केस के 2 आरोपी अंकित और सौरभ को पौड़ी जेल से किया शिफ्ट। सौरभ को सरकारी गवाह बनाने की तैयारी। मामले में ठोस सबूतों के चलते उठाया कदम।